in association with Kuku FM. नेता नगरी में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के दौरे पर हम भी निकले हुए हैं, इस वक्त आगरा में हैं। कई जिले कवर कर चुके हैं, मसलन गाजियाबाद से शुरू करके ऊपर सहारनपुर तक का सफर, और फिर इधर बिजनौर अमरोहा से होके नीचे हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा हो गया है। अभी आगरा में है। हमारे साथी सौरभ हैं, वो लखनऊ में हैं। पिछले दिनों फिरोजाबाद गए थे रिपोर्टिंग के लिए, तो सौरभ को लखनऊ के तापमान का भी, पॉलिटिकल तापमान का अंदाजा है। और हमारे साथ राजदीप भी हैं, जो हैं तो महाराष्ट्र के, गोवा और गुजरात का परिचय भी बताते हैं। इन दिनों दिल्ली में है, लेकिन कहते हैं कि हमारी यूपी की पॉलिटिक्स में बड़ी दिलचस्पी है। तो आइए चर्चा शुरू की जाए। सौरभ त्रिपाठी, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि हमें ऐसा लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में पैंडेमिक की दूसरी लहर जैसी बीती, दिल्ली में, यूपी में, बिहार के कुछ हिस्सों में। उसके बाद लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न होगा हेल्थ स्ट्रक्चर। लेकिन हम देख रहे हैं कि फिरोजाबाद और उसके आसपास के इलाकों में, मथुरा, आगरा, किस तरह से लगातार केसेस आ रहे हैं, और एक बार फिर से जो हेल्थ स्ट्रक्चर है वो एक्सपोज हो गया है। आप ग्राउंड पर गए थे, क्या नजर आया आपको? सबसे पहले तो ये बताइए। सर, मेरा भी सेम यही सवाल हेल्थ स्ट्रक्चर चलाने वाले लोगों से, जब से मैं घूम के आया हूँ, लोगों से ये बन रहा है कि भाई कोरोना तो चलिए ऐसी बीमारी जो 100 सालों में एक बार इस तरह की बड़ी महामारी आती है, पर डेंगू, मलेरिया, इस तरह की जो सीजनल बीमारियां हैं ये तो हर साल आती हैं। उसके बावजूद जिस तरह की तैयारियां हैं, वो मतलब विश्वास नहीं होता है कि इस तरह की तैयारियां, वो भी तब कि मैं फिरोजाबाद होके आया जहाँ सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। और मात्र 16-17 दिन पहले योगी आदित्यनाथ उस मेडिकल कॉलेज में होकर आए। मगर मुझे जो मतलब ऐसा माना जाना चाहिए कि भाई सीएम खुद होके आए हैं, सीएमओ को हटा दिया है, कई मेडिकल विभाग के कर्मचारियों को हटा दिया है, एक्शन लिया है। केजीएमयू पीजीआई से लखनऊ से टीमें गई हैं जो वहां से सैंपल लेकर आई हैं, जिसमें ज्यादातर केसेस डेंगू के निकले। तो चीजें क्लियर है कि डेंगू ही है फिलहाल। क्या आपने जब एक्सपर्ट से बात की, क्या वजह, एकदम से ये आउटब्रेक कैसे? सर, ये बारिश के मौसम में होता क्या है कि तैयारी, जब आप वही जो मैं बात बोल रहा हूँ कि तैयारियों का जो स्ट्रक्चर है कि भाई आपको पता है हर साल बारिश के मौसम में जब पानी जगह जगह पे स्टोर हो जाता है ना, उसको चेंज कर, पहली बात तो उसको लेके कोई कैंपेन नगर निगम या नगर पंचायत की तरफ से चलाया नहीं जाता। अब जब डेंगू फैल जाता है तब आप छिड़काव करते हो एंटी लार्वा और तमाम तरह के ड्राइव्स नगर निगम के शहरों में और पंचायतों की तरफ से गाँव में चलाई जाती है, पर प्री प्लानिंग के नाम पे कुछ नहीं होता। आप कोरोना में इतना ज्यादा मशगूल हो गए कि आप जो सीजनल बीमारियां हैं जो हर साल आती ही हैं उनको भूल बैठे, उनके लिए आपने तैयारी नहीं की। फिर जब बच्चों को एकदम से प्रेशर आया, एक साथ कई कई 100 लोग अस्पताल पहुंचे, आपके पास न बेड है न व्यवस्थाएं, अफरा तफरी का माहौल मच गया और इस तरीके से केसेस आ रहे हैं। तो फिरोजाबाद में हमको जीता जागता उदाहरण यही मतलब समझ में आया कि जो सरकारी डॉक्टर होते हैं, डॉक्टरों के लिए बड़ी रिस्पेक्ट है हमारे सबके मन में जो उन्होंने इस तरीके से कोरोना में काम किया, पर सरकारी डॉक्टरों को मुझे एक रवैया समझ में नहीं आता कि ठीक है, वो ऐसा वो क्लेम करते हैं कि वो पहले डॉक्टर हैं, पर मुझे तो वो सरकारी मशीनरी का हिस्सा नजर आते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सरकारी नाकामियों को छुपाने में लगे रहते हैं। हम फिरोजाबाद पहुंचे, मेडिकल कॉलेज जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। सीधी सी बात है, आपका क्लेम है कि सीएम वहां से होके गए हैं और सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, पर हमको अंदर जो वार्ड है जहां पर बच्चे एडमिट हैं, वार्ड के बाहर जो पेशेंट्स हैं, उनके तीमारदार हैं, वो हमको क्लेम कर रहे हैं कि एक बेड पे 3-3 बच्चे लेटे हैं। और वहां की प्रिंसिपल मैडम हमको अंदर जाने नहीं दे रही है। गेट पर बकायदा दरोगा बैठा है, 2 सिपाही बैठे हैं जो हमको रोक देते हैं। सीओ साहब का फोन आ जाता है कि नहीं नहीं, अंदर अलाउड नहीं। मैं कहता हूँ सर आप आईपीएस होंगे, बोले नहीं पीपीएस हूँ। हमने कहा आप ऑफिसर रैंक के अधिकारी हैं, आपने पूछा प्रिंसिपल मैडम से कि आप मीडिया को क्यों रोक रहे हैं, दिक्कत क्या है अंदर जाने में? अगर कुछ अच्छा है, आप अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छा दिख जाएगा, और हमारा काम तो सरकारी कमियां दिखाना है। बोले नहीं नहीं, हम डिसाइड नहीं कर रहे, प्रिंसिपल मैडम का ऑर्डर है। हम आप प्रिंसिपल का ऑर्डर कब से मानने लगे? फिर हम प्रिंसिपल मैडम के पास भी चले गए, उनसे भी पूछा, तो वो कह रहे नहीं डॉक्टर पेशेंट्स बहुत खुश हैं, सब अच्छा है, सब बुरा है। तो हमने कहा मुझे तो लोग बाहर बता रहे हैं कि एक बेड पे 3-3 पेशेंट्स हैं, आप दिखा दीजिए मुझे। आपने कहा आप साथ चल दीजिए, और वो चलने को नहीं तैयार। नहीं नहीं, अंदर अलाउ नहीं करेंगे, आपको अलाउ करेंगे तो और लोगों को करना पड़ेगा। तो हमने कहा मैडम फिर समझ में कैसे आएगा कि चीजें सही तरीके से हो रही हैं? उनका क्लेम था कि 550 बेड बना दिए गए हैं, 450 पेशेंट्स ही हैं, सबको भर्ती किया जा रहा है। तो मैंने उनको दूसरा एग्जाम्पल दिया कि भाई बाहर तमाम बच्चे ऐसे हैं, उनके पेश जो बच्चों को गोद लिए हैं, बीमार हैं, झटके खा रहे हैं, और वो लोग ये क्लेम कर रहे हैं जब तक
पैथोलॉजी से, सरकारी पैथोलॉजी है वहां पर, उससे रिपोर्ट नहीं आ जाती, आप एडमिट नहीं करेंगे। अब बच्चा किसी भी हालत में, पता लगा रिपोर्ट अगले दिन आ रही है, उसके 2 दिन बाद आ रही है, तो आप 2 दिन वेट करेंगे, उस 2 दिन में बच्चे का क्या होगा? अगर वो खत्म हो जाता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? तो कह रही लेट द डॉक्टर डिसाइड। हमने कहा बिल्कुल आप स्वतंत्र हैं, आप डिसाइड करिए, पर अगर मेरे सामने कोई बच्चा झटका खा रहा है, बीमार है, और जस्ट इस क्लेम के बाद मैं बाहर निकला, एक व्यक्ति मेरे पास आए, उन्होंने साफ बोला कि मैं सुबह से परेशान हूँ, बच्चा देखिए मेरा कितना बीमार है। उनके साथ उनकी दादी भी थी, उन्होंने भी ये कहा कि मतलब सुबह से हम परेशान है, पैथोलॉजी में टेस्ट हो चुका है, शाम हो गई, अभी तक रिपोर्ट का पता नहीं, और अंदर हमको नहीं जाने दे रहे हैं, ना ही कोई बेड दे रहे हैं, ना ही अंदर अलाउ कर रहे हैं। तो मैं उनको अंदर ले गया। मैडम बोले हाँ नहीं हम डिसाइड करें। हमने कहा बिल्कुल आप डिसाइड करिए, देखिए बच्चा झटका खा रहा, आप करेंगे नहीं भर्ती? करेंगे। किया भर्ती। और उसी समय जब एक दो लोगों ने मुझे देखा कि ये भर्ती करा दे रहे हैं, तो 2-3 लोग और आ गए मेरे पास, जिनकी प्लेटलेट्स 33,000 थी, जो कि सामान्य तौर पर 1.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए। 33,000 प्लेटलेट्स में मतलब भर्ती नहीं किया था। एक 34,000 प्लेटलेट्स का मामला था, भर्ती नहीं किया था। कैमरा दिखा, मैं माइक लिए खड़ा था, भर्ती हो गए, तीनों पेशेंट भर्ती हो गए। तो ये ताज्जुब की बात। मैंने प्रिंसिपल से पूछा, तो उनका एक ही जवाब था, लेट द डॉक्टर डिसाइड। मैं क्या इसमें मैं बोलूं? 2 चीजें जोड़ना चाहूंगा। जी सर। एक तो जैसे आपने कहा ना कि सब कोविड से जूझने में लग गए। आज मैं आगरा रूरल में, यहाँ नेता नगरी के शूट से पहले मैं घूम रहा था, तो मैंने देखा एक बड़ा सा पंचायत भवन बना हुआ है और वहां भीड़ लगी है। तो मैंने गाड़ी रुकवाई, अंदर चला गया, तो पता चला कि जी कोविड के टीके लग रहे हैं। तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी अच्छी बात है। एक कमरा है और उस कमरे के बाहर बुरी तरह से भीड़, घुसने की कोशिश, खूब शोर शराबा। तो मैंने कहा भाई ये क्या? बोले जी महिलाओं ने बताया, कैमरे पे ही बताया कि सारे हमारे वो जमा कर लिए पहले आधार कार्ड, कि बोले चलो चलो लाइन से सब हो। फिर हमारे जमा हो गए, फिर कुछ प्रभावशाली लोग आए, वो पहले पैरवी करने लगे, कुछ पुरुष अंदर घुस गए, महिलाओं की पुरुषों की अलग अलग लाइन नहीं, हम 8 बजे के हैं, 9 बजे के हैं, 10 बजे के हैं, ऐसे लोगों ने बताया। और ये मैं वहां पे था दोपहर के 1:30 बजे। तो आज एक के। अच्छी चीज थी कि लोग आ रहे हैं टीका लगवाने, लेकिन वहां पे बड़ी बद इंतजामी। भीतर गया, नोडल ऑफिसर आराम से बैठे, उनसे पूछा, बोले सर हम तो कर रहे हैं, देखिए 70-80 लगा दिए हैं। मैंने कहा भाई ये तो हमारा कैमरा देख के लाइन लगी है। उसके पहले लाइन ही लगी थी। जब कैमरा देखा, सब हुआ कि अच्छा कोई मीडिया वाला आया, तो एक व्यक्ति बाहर बैठ गया कुर्सी डाल के, और बाहर रजिस्ट्रेशन होने लगा। और वहां भी वो कह रहे हैं कि साहब गांव वाले लाइन लगाने को राजी नहीं। गांव वाले कह रहे हैं हम लाइन लगाए खड़े थे, लोग आगे आगे आ जा रहे हैं। प्रधानपति थे वहां पे, तो प्रधानपति से हमने पूछा, मैंने कहा भाई ये तो आपके गांव का मामला है। तो प्रधानपति ने एक और लेयर बताई। बोले अरे ये लोग लगवा ही नहीं रहे थे टीका। वो तो हमने फिर कोटेदार से कहा, राशन वाले से, कि जब तक टीका ना लगना शुरू हो तब तक राशन ना दें, वरना मानेंगे नहीं। अब इसको लेके आप बहुत सारे वैल्यू जजमेंट दे सकते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्राउंड पे स्थिति क्या है। कि और बहुत सारे लोगों ने यही बोला कि हम तो लौट गए, कई लोग लौट गए। कई लोग बोले कि देखिए सरकार कहती है टीका लगवाओ, टीका, हम टीका लगवाने आ रहे थे तो नहीं हो रही दिक्कत। तो जो टीकाकरण वाला काम है उसमें भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। पॉइंट 1। पॉइंट 2, कल मैं यहाँ एक अधिकारी से कुछ बातचीत कर रहा था, तो मेरा एक दूसरे व्यक्ति से परिचय कराया गया कि ये साहब बहुत बड़े मेडिकल अधिकारी हैं। तो हमने उनसे पूछ लिया, क्योंकि फिरोजाबाद आगरा के बगल में है, कि क्या समस्या है। तो उन्होंने क्या कहा कि सर पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बहुत है, इसलिए नहीं कर पा रहे। तो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स के हिसाब चल रहे हैं, उनका दबाव कुछ, उनका कुछ और था। बोले कि सर मान लीजिए 200 बच्चा भर्ती है, अब 200 में 100 बच्चा ऐसा है जो लगभग ठीक हो चुका है, 1 लाख के ऊपर प्लेटलेट्स चले गए हैं, उनको डिस्चार्ज कर दें, ताकि जो 50 बच्चे जिनके प्लेटलेट्स कम है उन पर ज्यादा फोकस कर पाए। बोले सर डिस्चार्ज करने का बोलते हैं तो वो तुरंत फोन आ जाता है, फलाने जी, ढिकाने जी, दबाव बनाने लगते हैं। तो बोले सर वो प्योरली मेडिकल कॉल नहीं होती है डिस्चार्ज करने या उसकी, तो वो बोल रहे हैं इस तरह से कर नहीं पा रहे। तो उनका ये कहना था कि जो सरकारी में, और अभी मैं 2 दिन पहले मथुरा में था एक मेडिकल कॉलेज में, वहां पे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था, वहां पे स्टूडेंट्स ने कहा बहुत क्लियरली, और ये मुझे लगता है इस देश के लॉन्ग पेंडिंग रिफॉर्म्स का भी हिस्सा होना चाहिए, इंडियन मेडिकल सर्विस, कि आपका डॉक्टर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्थाओं में लगा है, आपका पब्लिक हेल्थ पर जीरो जोर है, जीरो जोर है। जब बिल्कुल बारिश होने लगती तब तलाशा जाता है कि अच्छा क्या छाता कुछ हो सकता है क्या। जैसा सौरभ आपने कहा कि जब आपको पता है कि इस मौसम में ये बीमारी फैलती ही है, तो क्या कोई रिव्यू मीटिंग हुई मई जून में कि भाई डेंगू का मौसम आ रहा है, हमारी क्या तैयारियां हैं? क्या कोई रिव्यू मीटिंग हुई कि क्या सफाई का क्या स्तर है? क्या कोई रिव्यू मीटिंग हुई कि अगर एकदम से फ्लो बढ़ जाएगा तो क्या हम कुछ को आगरा, कुछ को इन सब जगहों पे है, मैनपुरी में है बड़े अस्पताल, फिरोजाबाद के बगल में है, इटावा में है,
100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की रेंज है, आगरा में है। क्या प्रशासन के स्तर पर इसकी कोई तैयारियां हुई? तो जवाब है कि नहीं होती हैं तैयारियां। फिर एकदम से वो नी जर्क रिएक्शन होता है कि बेड प्रेस होने लगा, कवरेज के लिए लोग पहुंचने लगे, एकदम से वो होने लगा तो साहब एक लखनऊ से टीम आ गई। पहले से तैयारी रखी जा और ये भी सकती सर चुनावी वर्ष है, एक बड़ा कारण है कि ये जो तेजी एकदम से भी नजर आती है, चलिए देर सवेरे ही, उसका कारण यही है कि सीएम क्यों पहुंच जाते हैं, क्योंकि चुनावी वर्ष है। चुनाव को सिर्फ 4 महीने बचे हैं। आज सुबह मैं वैक्सीन लगवाने गया था, सेकेंड डोज मेरा लगा है। तो जो डॉक्टर थे वहां पर, सबसे हेड जो थे जो अस्पताल के, उनसे मैंने यही चीज पूछी कि भाई डेंगू मलेरिया ये तो सीजनल बीमारियां हैं, क्यों तैयारियां नहीं हो पाती? तो उन्होंने भी यही शिकायत की। जो शिक्षक, जो सरकारी शिक्षक हैं, वो उनसे शिकायत अक्सर करते हैं जब उनसे मिलते हैं कि हमें हमारा जो काम है वो छोड़कर बाकी सारी प्रशासनिक कामों में लगा दिया जाता है। कि हमारा, उन्होंने बोला कि डेंगू का तो ये हाल है कि ब्यूरोक्रेट्स ने तय कर दिया है कि कौन सी दवाई देनी है। बोले डॉक्टर ये तक डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि डेंगू में कौन सी दवाई देनी है। एक डोज बन गया है, वही देना है। हमारा काम खाली वैक्सीन लगवाना फिलहाल, और कुछ नहीं। सब कुछ ऊपर से ब्यूरोक्रेट ये तय कर रहा है कि क्या दवा देनी है। तो वो ये शिकायत से एक डॉक्टर ने की। इसमें देखिए जो बड़ा सवाल है, अभी ये एक आध महीने में बीत जाएगा, फिर वही आ जाएगा कि क्या मीडिया, क्या पॉलिटिकल क्लास, क्या इंटेलिजेंसिया, क्या पॉलिटिकल वर्कर और सबसे ज्यादा क्या लोग इस चीज को अपनी टॉप प्रायोरिटी बना सकते हैं कि आप तो हमें ये बताओ, सड़क 2 लेन की 4 लेन चलो ठीक है, बाकी चीजें चलो ठीक है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या कर रहे हो आप? पीएचसी गए, हम लोग पीएचसी जाते हैं, पीएचसी जाते हैं, सीएससी जाते हैं। मैंने डॉक्टर से पूछा जो पढ़ाई कर रहे हैं कि भाई क्यों आप लोग पैरवी करवाते हो, रूरल पोस्टिंग के लिए नहीं जाते हो? तो एक लड़की ने कहा सर मेरी मदर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सरकारी में थी, अब उनकी फलानी जगह ड्यूटी लगी है, वहां पे आप देख लेंगे वॉशरूम की हालत, वहां पे आप देख लेंगे रुकने की हालत, वहां पे आप देख लेंगे सेफ्टी की हालत, तो आप अपने घर की महिलाओं को नहीं भेजेंगे, है ना, किसी को भी नहीं भेजेंगे आप। तो वो बहुत ही एकदम जिसको बोलते हैं ना कि आंदोलन के स्तर पर वो उस बदलाव की जरूरत है। वो आपकी जो मेडिकल कॉलेज में बातचीत थी वो बहुत हाँ, अच्छी थी। उसमें जो एक और मुद्दा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपने उठाया, और डॉक्टरों ने जिसपे काफी जोर दिया कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस कदर काम होना चाहिए। जो पीएचसीज हैं वो किस तरीके से, जो बीमारियां बड़े अस्पतालों में अचानक से भीड़ पहुंच जाती है और वहां व्यवस्थाएं नहीं होती, तो पीएचसीज कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं बीमारियों को शुरुआत में ही रोकने। अगर वो जो मैं एक गांव गया फिरोजाबाद में, नकला चूरा नाम है गांव का, और वहां मैंने देखा प्राइवेट क्लिनिक एकदम बेंच पे बच्चे लेटे हैं, भीड़ है भयानक, कम से कम 50 पेशेंट वहां थे, और कोई मतलब प्राइवेट क्लिनिक तक कितनी व्यवस्था होगी वहां पर। और जस्ट उससे 100 मीटर आगे पीएचसी है, जहां एकदम अच्छा खासा बड़ा कैंपस है। मतलब अगर उसको ठीक से तैयार किया जाए, व्यवस्थाएं हो, स्टाफ हो, तो अच्छा चल सकता है, बड़ा कैंपस है। और वहां झाड़ियां लगी हैं, लोगों ने बताया 6 दिन से बंद है। हम पहुंचे, गलती से वहां फार्मासिस्ट मिल गए, उनसे हमने पूछा, लोग शिकायत कर रहे हैं 5 दिन से बंद है। उन्होंने कैमरे में एक्सेप्ट किया कि जी ठीक बात है, 5 दिन से ये बंद था। हमारी डॉक्टर, हमारी सीएमओ साहब ने ड्यूटी कहीं और लगा दी थी, तो हम वहां व्यस्त। तो मैंने कहा इस गांव में कितने केस हैं, आगे 100 मीटर आगे प्राइवेट क्लिनिक है, वहां कम से कम 50 बच्चे हैं, तो वो यहाँ नहीं होने चाहिए थे। तो बोले यहाँ होंगे भी तो हम क्या करेंगे, यहाँ खाली दवाई तो दे पाएंगे। यही गांव वाले की शिकायत भी थी कि 2 गोली दे देते हैं बस। तो क्यों ना, फार्मासिस्ट दवा ही दे पाएगा। तो ठीक बात सवाल यही है कि क्या मास रिक्रूटमेंट हो सकता है, क्या प्राइवेट डॉक्टर, मतलब आपको नए मॉडल इवॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं साहब हम इतने नहीं कर सकते हो, तो फिर आप पीएससी सीएससी खोल क्यों रहे हो? जो आपके एग्जिस्टिंग है अगर आप उनको ठीक से नहीं चला पा रहे हो, तो या तो सरकार ये कहे कि भाई हम नहीं खोल पाएंगे पीएससी सीएससी, है ना। मुझे लगता है सर एक पाएंगे। आंदोलन चलना चाहिए डॉक्टर्स बनाने में। जिस तरीके से हमने देखा कि हम लोगों के साथ जब हम पढ़ते थे स्कूल कॉलेज में, तो कितना बच्चा सिर्फ बीटेक कर रहा था, सबको बीटेक करना था, और बीटेक इंजीनियर्स की भरमार हो गई। आज की तारीख में आप देखिए 10 से 15 हजार रुपए महीने में बीटेक करे हुए लड़के काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को लेकर जो नीट व्यवस्था है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, को लेके उसमें डॉक्टर पैरामेडिकल जी राजदीप जी, मैं 2 बातें छोटी से जोड़ना चाहता हूँ। मैं पिछले हफ्ते मेरे बेटे को मिलने गया था, 2 साल बाद। एक तरह से वो डॉक्टर है वहां मणिपाल में, वहां के जो कस्तूरबा मेडिकल हॉस्पिटल में। वो मुझे कह रहा था आप मेरे साथ एक बार चलिए छोटे कर्नाटक, जो रिलेटिवली बेटर है दक्षिण भारत में, लेकिन चलिए देखिए आजकल क्या प्राइमरी हेल्थ सेंटर का हाल बन गया है कर्नाटक जैसे राज्य में भी। तो ये एक नेशनल प्रॉब्लम है, ये केवल उत्तर प्रदेश में, एक जमाने में ये कहा जाता था कि केवल बीमारू राज्यों में होता है,
लेकिन हमारी जो स्वास्थ्य यंत्रणा है वो कुछ राज्यों को छोड़कर मुझे लगता है हर राज्य में परेशानी में बहुत है। और वो मुझे बता रहा था दावणगेरे जो कई 400-500 किलोमीटर दूर हो, वहां से लोग आ रहे थे मणिपाल, क्योंकि वहां प्राइवेट वो कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल में उनकी ट्रीटमेंट बेटर होगी और हर व्यक्ति चाहता है कि वो वहां आ जाए। उन्होंने कहा यह भी अच्छा है कि आयुष्मान भारत जो कार्ड है उसका कई लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जब तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर आपकी मजबूत नहीं होंगे तब तक आपकी सिस्टम मजबूत नहीं हो पाएगी। मेरा आप दोनों से एक सवाल है, और मैं मीडिया में हूं आपकी तरह से, मैं ये जब योगी आदित्यनाथ अब्बा जान शब्द यूज करते हैं, हम मीडिया में हर चैनल पर आप उस पर डिबेट देखेंगे। जब अयोध्या का मुद्दा उठता है तो हर चैनल पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर को लेके या जो स्वास्थ्य की परेशानी उत्तर प्रदेश में है, क्या वाकई लगता है, लल्लन टॉप में बड़ी अच्छी बात है आप ये स्टोरीज कर रहे हैं, क्या इस पर एक राज्य में, राष्ट्र छोड़िए, राज्य में बहस का मुद्दा बन सकता है? क्या किसी पार्टी अगर लोगों के सामने जाए और जैसे सौरभ कह रहे हैं एक मेडिकल यात्रा करें कि हम हर पीएचसी में जाएंगे, देखेंगे, वहां राजनीतिक दल अगर जाए, तो क्या आपको लगता है कि वो एक चुनावी मुद्दा बन सकता है? कहाँ कमी है, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या मीडिया में कमी है, राजनेताओं में कमी है, समाज में है? क्योंकि समाज भी एक तरह से इन मुद्दों से हटकर भावनात्मक मुद्दों पर चल जाता है। कहाँ कमी है? क्या उत्तर प्रदेश विशेष के लिए विशेष उत्तर प्रदेश की प्रॉब्लम है, या ये देश की समस्या है कि ये मुद्दे क्यों नहीं बनते हैं चुनावी टाइम? हाँ राजदीप, समस्या तो देश की है। देखिए सब जगह ही ये हाल है, और मीडिया हम लोग का भी, देखिए हमारे संसाधन भी, कई लोग बोलते भी कि आप साल भर क्यों नहीं आते हो। हालांकि हमने कोविड के दौरान ये कमिट किया था और उस कमिटमेंट पे हम अभी भी कायम है कि हम लगातार हेल्थ को लेके कवरेज करते रहेंगे, हेल्थ के स्ट्रक्चर को लेके कवरेज करते रहेंगे। लेकिन मसला वही है, अभी मैं जिस कोविड सेंटर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे वैक्सीन लग रही थी, माफ करिएगा, वहां पे हमने कहा हाँ भाई तो फिर क्या मुद्दा रहेगा, आपके गाँव में क्या काम हुआ है, क्या मुद्दा रहेगा? बोले अब तो वो तो समाज देख के वोट डाला जाएगा। वो आदमी कह रहा है, वो क्रिप कर रहा है कि मैं लाइन पे खड़ा हूं, मेरा नंबर नहीं आ रहा है, और वही आदमी अगले वाक्य में कह रहा है चुनाव कैसे? बोलते जी समाज देखे। हम क्या समाज मतलब? बोले नहीं, बिरादरी के हिसाब से चीजें होंगी। तो ये जो कास्ट बेस पैट्रनाइज करने का कि नहीं साहब अपने अपने क्लस्टर के हिसाब से करिए, बाकी सब चीजें ठीक है, यानी कोविड ने कोई फर्क नहीं किया? कोविड की इतनी बड़ी महामारी के बाद भी आप कह रहे हैं कि नैरेटिव बदला नहीं? तो मुझे तो लगता है नैरेटिव ऊपर से तय होता है पूरी तरीके से। जिस तरीके से मीडिया पूरी तरीके से, अब मैं यूपी में एक बीजेपी नेता के साथ बैठा था, उन्होंने मुझसे मजाक में ही कहा कि यूपी चुनाव तो तालिबान पर निकल जाएगा। मतलब मुझे बड़ा अंदर से दुख हुआ कि अभी हम कोरोना से पार नहीं पाए पूरी तरीके से, और एक नई बीमारी आ चुकी है जिससे कितने ज्यादा बच्चे मर चुके हैं और कितनी हालात खराब हैं, और भी तमाम मुद्दे हैं, महंगाई से लेकर और तमाम मुद्दे, और वो हम उससे हंसते हुए कह रहे हैं कि तालिबान पर चुनाव निकल जाए। तो नरेटिव जिस तरीके से सेट होता है कि मीडिया इसमें सबसे ज्यादा ऊपर से जिस तरह का इंफॉर्मेशन फ्लो दिया जाता है, बिल्कुल तो वही चौक चौराहों पे बहस होती है, और वही फिर वोट देते वक्त दिमाग में लोगों के चल रहा होता है। फिर जिस तरीके के प्रचार हम देखते हैं यूपी में, आप देखिए सब जगह थैंक यू मोदी जी के और योगी जी के साथ में पोस्टर बैनर्स लगे हुए हैं, और लोगों को बार बार याद दिलाया जा रहा है राशन दिया, वैक्सीन लगवाई। और वो मैं आपको बताऊं सौरभ, मैंने एक बुजुर्ग से पूछा, मैंने कहा हाँ भाई कैसा रहा, क्या बीमारी? बोले नहीं देखो मोदी जी ने वैक्सीन बनवाई है और हमको वैक्सीन बनवा के बांट रहे हैं। तो ये जो इतना आक्रामक प्रचार तंत्र है ना, उन्हें उसका जमीन पे वो असर दिखता है। और आप देखिए विपक्ष का भी, जो राजदीप बोल रहे हैं क्या कभी मुद्दा बन पाएगा? सपा बसपा कांग्रेस तो देखिए है नहीं ज्यादा, वो सोशल मीडिया थोड़ी बहुत है, फील्ड पे तो नहीं दिख रही है मुझे वेस्टर्न यूपी में। मुझे विपक्ष से बड़ी शिकायत है इस मुद्दे को लेकर। सपा बसपा क्या एक ऐसा मास मूवमेंट क्रिएट कर पाए जिसमें हर कोई बात हो, आप हेल्थ 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 नहीं कर पाए? क्यों? क्योंकि उनके अपने इतने चेकर्ड वो रहे हैं ट्रैक रिकॉर्ड, और वो अभी भी सब लोग, आप देखिए सब लोग एक बात करते हैं सामने आके कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो पीछे से क्या होता है जी, यार वो फलाने जाति सम्मेलन का क्या हुआ, ढिकाने का क्या हुआ? तो वो सबको वही साधना है, और पब्लिक भी वैसी है, उसको भी वैसे ही साधना है। तो साधो कुछ होना नहीं है जग का। यूपी में तो सारी लड़ाई इस समय ये है कि कौन बड़ा हिंदू है, सबके बीच यही कौन बड़ा हिंदू, सोशल इंजीनियरिंग। हाँ। तो कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ बोलते हैं अब्बा जान और कटाक्ष करते हैं अखिलेश यादव पे, फिर राकेश टिकैत बोलते हैं कि ओवैसी चचा जान है भाजपा के। तो सारा मतलब वो
और देखिए लॉ एंड ऑर्डर की भी यहाँ पे उसी संग से दो लेयर है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया और लॉ एंड ऑर्डर ऐसा ठीक कर दिया कि फलाने को ठीक कर दिया। ठीक है ना। देखिए ये बात आप जानिए, दक्षिण भारत की बात हम जब करते हैं, वहां आप स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स देखेंगे बहुत आगे हैं उत्तर भारत के, और वहां भी चुनाव में कास्ट कम्युनिटी की राजनीति होती है, लेकिन कम से कम उन हेल्थ पैरामीटर्स में सब पार्टियां एक तरह से अपनी नजर है। आज उन्होंने कम से कम अपने स्टेट सिस्टम को, स्टेट पब्लिक हेल्थ सिस्टम को, तमिलनाडु लीजिए या केरल लीजिए, उन्होंने कुछ हद तक मजबूत तो किया है। प्राइवेट सेक्टर ने भी बहुत कुछ किया है, कर्नाटक भी कुछ हद तक आप ले सकते हैं, हालांकि जैसे मैंने कहा उस लेवल पर नहीं है जितना मेरा अनुमान था, लेकिन ये बड़ा नॉर्थ साउथ डिवाइड है मेरे दोस्त, और मुझे लगता है जब तक, और ये डिवाइड और भी बढ़ सकता है, एंड दैट इज अ वेरी सीरियस क्राइसिस। अगर आप लोग कह रहे हैं कि वहां के राजनेताओं ने भी एक तरह से गिव अप किया है कि हम हर चुनाव केवल मंडल मंदिर की राजनीति में, कि सोशल इंजीनियरिंग पर या हिंदुत्व की राजनीति लेके हु इज द बेटर हिंदू। अब आप देखिए वही अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में राजनीति करते हैं मोहल्ला क्लिनिक की, वहां आप तिरंगा यात्रा लेके कि हम भी देशभक्त है। तो मैं कहीं ये जो भावनात्मक राजनीति में अगर पब्लिक हेल्थ जैसे इशू को आप आगे नहीं रखेंगे तो देश का क्या हाल होगा, उत्तर प्रदेश बिहार का क्या हाल होगा। एटलीस्ट साउथ इंडिया पॉलिटिशियंस हैव इन्वेस्टेड इन पब्लिक हेल्थ, इवन इफ दे मे नॉट गेट इलेक्टेड ऑन इट, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की है जो मुझे आज उत्तर भारत में नजर नहीं आती, एंड दैट इज वेरी वेरी फ्राइटनिंग एंड वेरी डिस्टर्बिंग जो आप कह रहे हैं। मुझे लगा कम से कम कोविड काल में ये मुद्दा बनेगा, पर वो भी नहीं बन रहा। मुद्दा सर बनता, पर मुद्दा बनाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी दो लोगों पर, या तो विपक्ष उस चीज को मुद्दा बनाए या तो मीडिया उस चीज को मुद्दा बनाए। मीडिया अपना जैसे तैसे कर रहा है, और यूपी के खास तौर पर मैं बोल लूंगा विपक्ष बुरी तरीके का, आप कोरोना के दौर से याद करिए, आप जो प्रमुख विपक्षी दल अगर आप देखिए तो यहाँ समाजवादी पार्टी है, और आपने समाजवादी पार्टी की सबसे बड़े नेता अखिलेश यादव हैं, कोरोना जिस वक्त चरम पर वेव की मैं बात कर रहा हूँ, उस वक्त वो कितना नजर आए, उन्होंने कितने ट्वीट किए लोगों के हेल्प करने के लिए, उनके पार्टी के बड़े कार्यकर्ताओं या बड़े नेताओं ने कितने ट्वीट किए, कितना वो सड़क पर ऑक्सीजन सिलेंडर बांटते हुए नजर आए, नहीं नजर आए सर। आप यूपी में लोगों से बात करिए, लोग कहते हैं जब कहीं से हेल्प नहीं मिली तो सरकार की जो थोड़ी भी हेल्प वो लोगों को बड़ी लगने लगती है, क्योंकि प्रचार भी इस तरीके से किया जाता है। लेकिन सौरभ ऐसा है, वो समाजवादी पार्टी उसी सिस्टम से आई हुई है, उन्होंने जब राजनीति की उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की पब्लिक हेल्थ में, उन्होंने वही पॉलिटिक्स खेली है एक तरह से, यादव मुस्लिम कंबाइन, किस तरह से हम अपनी जाति और धर्म को लेकर राजनीति करते हैं। कांग्रेस के नेता को मैंने पूछा, आज आप सौरभ कह रहे हैं कि कांग्रेस या दोनों सौरभ कह रहे हैं कि कांग्रेस नजर नहीं आती, तो मैंने एक बड़े कांग्रेसी नेता से कुछ दिनों पहले पूछा कि उत्तर प्रदेश में आप करेंगे क्या, तो उन्होंने कहा राजनीति उत्तर प्रदेश इज वेरी डिफरेंट, बहुत अलग है, देयर इज टू मच ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटी नाउ, व्हाट डज द कांग्रेस डू, हाउ कैन वी मेक आवर आइडेंटिटी। तो मैंने कहा आप लोग मुद्दे क्यों नहीं उठाते जो जनता से जुड़े हुए हैं, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि आप पार्टी है तो आप मुद्दे उठाइए लोगों के। तो उन्होंने कहा हाँ बट वी डोंट हैव एन ऑर्गेनाइजेशन। सो यही तो मुसीबत है, अगर आपका ढांचा इतना कमजोर हो गया है कांग्रेस जैसे पार्टी का, और कांग्रेस भी उसी पर, कांग्रेस ने क्या किया 30-40 सालों में, डिड कांग्रेस डू एनीथिंग? आप रायबरेली को देखिए और बारामती को देखिए, निखिल जानते होंगे, महाराष्ट्र में आप जाइए शरद पवार के लाख आप उन्हें खोज सकते हैं, लेकिन बारामती में अगर आप जाके यू कैन सी सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। रायबरेली जाइए, इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, उनकी कंस्टिट्यूंसी, कहाँ है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन? That is the tragedy, and I think it's going to become a even more serious crisis अगर इसी तरह से सिचुएशन रही कि हम चुनाव इन मुद्दों पर नहीं लड़ेंगे। आप कांग्रेस की बात कर रहे थे, तो मतलब यूपी खासतौर पर मुझे लगता है एक सीरियस पॉलिटिक्स वाला प्रदेश है। जैसे हरियाणा इलेक्शन कवर करने जब मैं गया था तो 15 दिन पहले भी लोगों से बात कर रहे हो चुनाव की, अभी तो आखिरी में 2 दिन पहले तय होगा तब बात करना। यूपी में आप 12 महीने आप किसी भी समय आ जाओ, 5 साल में तो लोग चुनाव पर पॉलिटिक्स की बात करने को तैयार है। तो ये 24 घंटे पॉलिटिक्स का प्रदेश है। और अगर आप कांग्रेस की बात करें तो प्रियंका गांधी अभी 3 दिन के दौरे पर आई थी, सीजनल पॉलिटिशियन जैसा मसला है उनका, 3 दिन के दौरे पर आई और तीसरे दिन उन्होंने अपना दौरा कैंसिल कर दिया, रायबरेली जाना था नहीं गई, दिल्ली में एक मीटिंग की बात कह के वो लौट गई।
उत्तर प्रदेश में से कैसे आप अपना संगठन खड़ा कर पाएंगे, कैसे आपको बड़े चेहरे देने पड़ेंगे, आपको लगातार एक्टिव रहना होगा, लोगों के बीच दिखना होगा। कोई बड़ा मुद्दा हो गया, आप वहां पर पीड़ित के घर पहुंच गए, सिर्फ इतना काफी नहीं है संगठन खड़ा करने के लिए या यूपी में अपनी कोई छवि या लड़ते हुए नजर आने के लिए भी। आप सिर्फ एक नए प्रदेश अध्यक्ष जो अजय लल्लू हैं उनके भरोसे आप नहीं ये एक्सपेक्ट कर सकते कि आप यूपी में फिर से रिवाइव कर सकते हैं। आपको प्रियंका गांधी अगर चेहरा वाकई जनरली हैं यूपी में, अगर उनको भेजा गया है, उनको यहाँ पर लगाया गया है, तो उनको, मुझे लगता है यूपी जिस तरह के पॉलिटिक्स यहाँ है, इस तरह के लोगों का नेचर, उनको परमानेंट यहीं रहना होगा, यहीं दिखना होगा, क्योंकि उन्हें बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आपको स्वास्थ्य को पॉलिटिकल मुद्दा बनाना पड़ेगा। व्हाई इज हेल्थ एजुकेशन नॉट अ पॉलिटिकल इश्यू? आप अगर कोविड के बाद कोई भी विपक्षी नेता पूरा 1 साल पदयात्रा करता यूपी की, कोविड को तो 18 महीने हो गए, आप पदयात्रा करके हर गांव में जाकर लोगों के साथ जुड़कर सवाल उठाते कि हम ये करेंगे, लेकिन आप इट इज इधर लेजी पॉलिटिक्स, आलसीपन है, या कहीं ना कहीं आप जान गए लोग भावनाओं में पड़ जाते हैं, मंडल की राजनीति, तो हम उस राजनीति से उठकर नई राजनीति कैसे करेंगे? इट्स वेरी सैड आई थिंक। जो अगर आप कह रहे हैं वस्तुस्थिति है, देन व्हाट विल चेंज? सालों पर साल ऐसे ही चलता रहेगा। और सर मुद्दे तो बहुत है, शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लीजिए आप। अभी लखनऊ में, मैं कल की बात कर रहा हूँ, 12 लगातार बारिश हो गई और शहर के ज्यादातर, मतलब आधे से ज्यादा हिस्सों में जगहों पर पानी भर गया, सड़कों पर पानी, दफ्तरों में पानी। नगर निगम जिसका मेन काम है कि जल भराव ना हो, उसके दफ्तर तक में पानी घुस गया। तो ये मैं राजधानी की, प्रदेश की राजधानी की बात कर रहा हूँ। ये वो तो हर राज्य में है, प्रदेश भर में 36 लोग। कहाँ है ड्रेनेज सिस्टम? इन मुद्दों पर कहाँ चुनाव लड़े जाते हैं? इन मुद्दों पर चुनाव, अब बीएमसी का चुनाव आ रहा है मुंबई में 7 महीने बाद, क्या ड्रेनेज सिस्टम पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या रास्तों के हालत पर लड़ा जाएगा? नहीं हमें एक तरह से आप कह सकते हैं नियो लिटरेट सोसाइटी है, तो वो बड़ी इमोशनल, आप उनको भावनाओं में लिप्त करके उनको अपनी तरफ कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ जो एक मुद्दा है वो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आपको सीरियसली बात करके ही आप चुनाव में जा सकते हैं। और शायद पब्लिक उसमें रुचि नहीं लगती है, जिससे टीवी चैनल, हम आज मैं पॉलिटिशियन को कह रहा हूँ, मैंने जैसे कहा अब्बा जान ले लो, ओवैसी जी ले लो, इन सब मुद्दों को लेकर अयोध्या ले लो, इस पर लगातार दिन रात डिबेट होता है। कहाँ हो रहा है कि किस तरह से इतने सालों बाद लोग हर साल बीमार क्यों पड़ते हैं? Why is it that there is no serious debate on hospital education on any of the top channels? मैं 1-2 बार करता हूँ और मुझे कोई मैसेज करता है, it was good that you did it, but little bit boring. अरे क्या करें? What is boring about health and education? It should be. देखिए, इसमें ये राजदीप ये बात बोल रहे हैं, मैं एक, मतलब ऐसा होता है ना कि जब आप फील्ड पे घूम रहे हो तो आपको कई नई चीजें पता चलती हैं कि अच्छा ये भी एक मसला है, ये भी एक मसला है। अर्बन प्लानिंग पे बहुत बात होती है ना। ये यहाँ जैसे अभी आगरा में हम लोग हैं, तो आगरा खुदा पड़ा है लिटरली। क्यों? तब सरकार का कहना है कि भाई आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आगरा में पानी की बड़ी दिक्कत थी, तो हम यहाँ मायावती के जमाने से चल रहा था काम, हम पूरा करवा रहे हैं, गंगा वाटर प्रोजेक्ट ला रहे हैं, उनका ये कहना है। अब इनका आपस में कोऑर्डिनेशन देखिए कि आगरा में मेट्रो का भी काम हो रहा है, तो एक खुदाई मेट्रो के लिए हुई, फिर एक खुदाई स्मार्ट सिटी में वो नाले बने और पानी आए उसके लिए हुई। तो पहली चीज तो आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है। दूसरी चीज, अर्बन प्लानिंग पे फिर भी बात होने लगी है। मुझे लगता है कि समय आ गया है कि समय रहते रूरल प्लानिंग पे, रूरल लैंडस्केप पे बात हो। मुझे कई ऐसे गाँव में लोग मिले, अभी मिला एक लड़का, बोला सर हमारी गली में पानी भरा रहता है। हम लोग एक गाँव में गए, उस गाँव में जाने के लिए, बल्कि हमारा प्लान भी नहीं था एक्चुअली उस गांव में जाने का, हमें कहीं और जाना था, पर जा नहीं पाए। क्यों? बोले साहब सड़क कटी है। मैंने कहा सड़क कटी है? बोले हाँ साहब पानी भरा था बहुत दिन से, कोई सुनवाई नहीं थी, तो हमने सड़क काट दी। तो सड़क काट दी तो पानी एक तरफ से अब दूसरे के खेत में जा रहा। अब यहाँ प्रॉब्लम देखिए, बसाहट ऐसी होती गई, उस पर नियंत्रण नहीं रहा कि वो लोअर एरिया में मकान बन गए, उसमें सरकारी मकान भी बन गए। अब दूसरी तरफ जहाँ पानी काट के निकाल दिया, खेत में भर गया, वो जो गरीब किसान है वो अपनी धान की पैदावार नहीं कर पा रहे उतनी जमीन में। तीसरी चीज, अब साहब पानी के अंदर जाके देखा तो वाकई बहुत नारकी। तो जो ओपन डेफिकेशन को खत्म करने को लेके इतना चल रहा है, साहब पानी में शौचालय पानी में डूबे हैं।
वहां नहीं जा पाए। और सबसे ज्यादा जो कारुणिक स्थिति थी, सबसे ज्यादा खराब, इसमें बात नहीं होती है। स्कूल क्या, सरकारी प्राइमरी स्कूल, उसके चारों तरफ तालाब बना हुआ है, पानी भरा हुआ है, और हमारे देखते देखते कैमरे पे कई बच्चे दौड़ते हुए, कमर तक दौड़े, एकदम खेलते हुए जा रहे हैं। अब आप खेलते हुए तो जा सकते हो, लेकिन क्या आप पढ़ने के लिए वैसे जा सकते हो? क्या सब बच्चे जाएंगे? मुझे गांव के लोगों ने बताया, ये देखिए ये गिर गया, इसका हाथ छोड़ गया, इसकी छिल गया। तो ये हम अपने प्राइमरी स्कूल में जो बच्चे हैं उनको क्या गोताखोरी सिखाते हुए भेज रहे हैं? क्या सिंधु घाटी सभ्यता में जब सार्वजनिक स्नानागार, सार्वजनिक अन्नागार बनते थे तो ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बनते थे। हमारे पुरखे 4000 साल पहले ये काम करते थे, महत्वपूर्ण इमारतों को ऊंचाई पे बनाते थे। हमने क्या नियोजन का ख्याल रखा पीढ़ी दर पीढ़ी। और सबसे तकलीफ वाली बात यह है कि भैया जिसके पास पैसा होगा वो तो बढ़िया रेनकोट और बढ़िया छाता और मोटरसाइकिल पे या कार पे ले जाएगा, अपने बच्चे को प्राइवेट में पढ़ा लेगा। जहाँ पानी भरता होगा उस स्कूल में दाखिला नहीं कराएगा। आप ये देखिए सरकारी पीएचडी में और सरकारी प्राइमरी स्कूल में किसका बच्चा पढ़ने जाता है? सबसे गरीब, सबसे कमजोर का बच्चा पढ़ने जाता है। वो बच्चा ऑलरेडी पिछड़ा हुआ है रेस में, क्योंकि 1.5-2 साल उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई है। कोई किसी लेवल पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, बात रात दिन करते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि आपको पॉलिसी और पॉलिटिक्स को सेपरेट करना पड़ेगा। आप चुनाव छोड़ दीजिए, ये हम लोग क्योंकि ये डिस्कशन कर रहे हैं एक तरह से नेता नगरी पर और उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स देखिए, सरकारी यंत्रणा तो वही रहेगी, कौन सी भी सरकार आए, उस यंत्रणा ने अपने पॉलिसीज किस तरह से किए लोगों के सामने, दैट इज द चैलेंज। और इसमें दक्षिण भारत उत्तर भारत से कहीं आगे गया। फिर वो डीएमके एआईडीएमके आ जाए या टीआरएस आ जाए या तेलुगु देशम या वाईएसआरसीपी, वो सरकारी यंत्रणा तो कम से कम मजबूत है। यहाँ क्या हुआ है, एवरीथिंग इज पॉलिटिसाइज्ड। मैं उत्तर प्रदेश से बहुत लगाव करता हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश जाकर जो पॉलिटिक्स होती है, जैसे सौरभ ने अभी कहा कि 365 दिन 5 साल लोग पॉलिटिक्स पर बात करना चाहते हैं, पर किस तरह की पॉलिटिक्स? जाति को लेके, हिंदुत्व को लेके, राजनीति को लेके, किसी एक बाहुबली को लेके, बट वेयर इज द पॉलिटिक्स विच इज अलाइंड टू विकास? प्रधानमंत्री वन लाइनर हमें देते हैं, लेकिन उसको लेकर कहां वो जनता तक पहुंच पाए, उनकी जिंदगी कैसे बदलेगी? एंड दैट आई थिंक इज द चैलेंज ऑफ आवर टाइम्स। आप इसे चुनाव को लेकर अगर करेंगे तो कुछ बदलने नहीं वाला है, पर कहीं ना मेरी यहाँ पे, मैं चूंकि बात पॉलिसी की हो रही है, ये मेरा बहुत बड़ा कंसर्न है। निखिल जी, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। आप देश के नौजवान हैं, लल्लन टॉप के नौजवान हैं, आगे आपको और सौरभ को ही देश चलाना है, लल्लन टॉप चलाना है, आप लोगों को सबको। हमारे देश के, ये मैं आयुष से चर्चा कर रहा था, हमारे देश के, निखिल आई गेस यू नीड टू म्यूट योरसेल्फ, क्योंकि शोर बहुत आ रहा है आपके वहां से। हाँ, हमारे देश के बेस्ट स्टूडेंट 12वीं के बाद क्या करते हैं? वो डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। ग्रेड के बाद बेस्ट स्टूडेंट कहाँ जाते हैं? कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कुछ बेस्ट स्टूडेंट सेंट स्टीफेंस और इस तरह कॉलेजेस में जाते हैं। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं जी? तो प्लेसमेंट के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां पहुंचती हैं। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, वहां के ग्रेजुएट निकले, संसाधन लगे, तैयार हुए, उनको उनकी एक्सपर्टीज के लिए कौन हायर करता है? गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, अमेरिकी और यूरोपियन कंपनी आती है, बढ़िया पैकेज देती है और आपका बेस्ट ब्रेन उन्होंने एंगेज कर लिया। ठीक, चलिए कुछ लोग नहीं गए, तब आईआईएम चले गए, आपके बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़े। वहां हायरिंग के लिए कौन जाता है? मैकेंजी, बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, ये आपके बेस्ट ब्रेन है। कुछ एक छोटा टुकड़ा है आपके बेस्ट ब्रेन का जो सिविल सर्विसेज के थ्रू आता है, उस पर भी आऊंगा। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां जाके देश के सर्वश्रेष्ठ लड़के लड़कियों को एंगेज कर सकती हैं, तो राज्य और भारत सरकारें क्यों नहीं कर सकती हैं? मेरा पहला, ये मुझे बड़ा मतता है क्यों। और जो लोग पहुंच गए सरकारी सिस्टम में, बीटेक और एमबीए करके पहुंच गए, आईएएस आईपीएस बन गए, क्यों इनोवेशन को एनकरेज नहीं किया जाता है उस सिस्टम में? क्यों रिवॉर्ड नहीं किया जाता? क्यों सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं दी जाती है? दूसरी चीज, फिर तीसरी चीज, आपके पास बहुत सारे ऐसे आईएएस होंगे, कोई भी राज्य उठा के देख ले, कम से कम 10-20 आईएएस ऐसे होंगे जो कंप्यूटर साइंस से बीटेक करके आए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब से करके आए होंगे, और उनकी उसमें दिलचस्पी भी रही होगी। पर होता क्या है कि जब वो प्रोजेक्ट बनेगा
तो फिर आप एक कंसल्टेंसी फर्म लाओगे जिसमें उन्हीं के बैचमेट, या हो सकता है कि और कुछ स्कूलों के कॉलेजों के पढ़े हों, वो आके ज्ञान देंगे, उसके हिसाब से आप ऐप बनाओगे, सब चीजें बनाओगे। मैं आगरा में कल 2 नौजवानों से मिला, वो लोग आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। उन्होंने कहा सर हम दुनिया भर के देशों के लिए ऐसी ऐसी ऐप बना रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट का केस आए, एक्सीडेंट का केस आया, वहीं फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हुई या पहले एफआईआर दर्ज हुई, तो वो तुरंत सब जगह मैसेज चला गया कि भाई एक ऐसा ऐसा पेशेंट आया है, तो हॉस्पिटल के पास मैसेज चला गया, ब्लड बैंक के पास मैसेज चला गया, केमिस्ट के पास मैसेज चला गया, बाद में कोर्ट में मामला जाएगा तो वहां के लिए भी एक रिकॉर्ड हो गया। सब इंटीग्रेटेड सिस्टम है, पर अपने देश में नहीं है। उसने उदाहरण दिया बिजली का, परिवहन का, ट्रांसपोर्ट का, कि चालान के लिए अलग, लाइसेंस के लिए अलग, रिन्यूअल के लिए अलग, सबके लिए इतना अलग अलग कर दिया। एक सिंगल ऐप नहीं है जिसपे आप ये सारी चीजें, एक डिपार्टमेंट की सारी चीजें कर सको, ना पावर में है ना वो ट्रांसपोर्ट में है। तो ऐसा नहीं कि हमारे देश में समाधान नहीं है, उस इच्छा शक्ति की कमी दिखती है जिसके जरिए हम अपने बेस्ट, उसको क्यों नहीं हम बताइए ना। नेता, अरे इच्छा शक्ति जो नेता जो है फिर अपने पैसे कैसे बनाएंगे पंचायत लेवल से ऊपर। जो हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जितने भी आप, वो राहुल वर्मा ने जो थीसिस बनाई है, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उत्तर प्रदेश में जो लोकल लेवल नेता है वो किस काम में जुड़े हुए हैं। कोई ब्रिक किल, कोई रास्ता कहीं बनाना है, उनको कॉन्ट्रैक्ट कौन देता है? उन्हीं के पार्टी के लोग, उन्हीं के जाति के लोग। ये जो पॉलिटिकल नेक्सस है वो कैसे तोड़ोगे? मैं मुंबई में था पिछले 10 दिन, जो मैंने सुना है कि लोग, आप देख रहे हैं पुलिस अफसर पार्टनर बन गए हैं नेताओं के, दे आर रनिंग पार्टनरशिप बिजनेसेस। ब्यूरोक्रेट्स जो डिस्क्रिशनरी हाउसिंग डिपार्टमेंट में जो है जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं, ये जो इच्छा शक्ति नहीं, हमारी सिस्टम जो है वो करोड़ हो, इट हैज गॉट रॉटन। उसमें एक क्या कहते हैं हिंदी में, आप शब्द सही बताएंगे, कि व्हेन द स्टील, जो एक समय कहा गया स्टील फ्रेम हैज रॉटेड, दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। और महाराष्ट्र जैसे राज्य में जहां कहा गया था एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी होती है, महाराष्ट्र में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में देखिए क्या क्या मैंने सुना है, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। नाउ वंस यू हैव गॉट अ सिस्टम लाइक दैट, और वो राइट डाउन एजुकेशन हर जगह में, अगर इस तरह की पॉलिटिकल सिस्टम बन गया और आम आदमी जो है, नागरिक जो है, वो इससे डिस्कनेक्ट हो गया है, तो क्या करेंगे? कंप्लीट डिस्कनेक्ट बिटवीन सिटीजन जो नागरिक है और जो उनका रूलर है, नेता है। और ये डिस्कनेक्ट आपके उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में शायद और भी ज्यादा है। हमारे यहाँ ज्यादा पैसे आप बना सकते हैं महाराष्ट्र जैसे राज्य में, लेकिन वहां सिस्टम बिल्कुल पॉलिटिसाइज इतनी हो गई है, क्या करोगे आप? पॉलिसी मेकर्स में खासतौर पर नेताओं की मैं बात करूं, उनका हाल इस तरीके का है कि वे एक पत्रकार हैं लखनऊ के, मुझे बता रहे थे कि अनुपमा जायसवाल जब शिक्षा मंत्री पहले थी, तो यही लखनऊ है, यही उत्तर प्रदेश है कि पिछली सरकार में, अखिलेश यादव की सरकार के समय एक फैसला आया था कि सभी जो सरकारी अफसर या कर्मचारी हैं वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएंगे। तो ये फैसला आया था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने इसका खूब जोर शोर से स्वागत किया था। तो यही उन्होंने पत्रकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस उनसे सवाल पूछ लिया कि बताइए मैडम, आप तो उस समय और आपकी पार्टी ने बड़ा स्वागत किया था, तो कब से सरकारी कर्मचारी और नेता और आप जो विधायक हैं, सांसद हैं, इनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे? तो हंस के रह गई। इसी तरीके से कुछ दिन पहले की बात है, यूपी के परिवहन मंत्री अशोक कटारिया, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले लखनऊ वीडियो वायरल हुआ था, एक बस में आग लग गई और उसमें फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह कुछ नहीं था, कंडक्टर पानी की बोतल से बुझा रहा था। तो उन्होंने कहा कि यूपी की बसों की हालत देखकर मुझे शर्म आती है। अरे आप परिवहन मंत्री हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, आपको शर्म क्यों आ रही है? आपको काम करना चाहिए ना, आप कैसे सुधारेंगे? और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आपको पता ही नहीं है। मतलब इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊं, बुलंदशहर में मुझे एक बुजुर्ग मिले, 30-32 साल रोडवेज में काम करके रिटायर हुए। मैंने उनसे यही सवाल पूछा कि ये घाटे का सौदा है, क्यों चला रहे हैं वो? उसने कहा साहब आप सिर्फ इतना पता करवा लो कि यूपी रोडवेज का बाकी सरकारी विभागों के ऊपर कितना बकाया है। हमारी बसें ली जाती हैं, हमें पेमेंट नहीं किया जाता है, कुछ को बिलिंग कर दी जाती है। जबकि आप देखिए शहर की सबसे प्राइम लोकेशंस पे बस स्टॉप हैं, जमीन है, बहुत जमीन है यूपी रोडवेज के पास। अगर उसी को कमर्शियली वायबल मॉडल बनाया जाए, ठीक है, ये आप देखिए, जैसे मैं कहीं का क्या उदाहरण दूं, उरई मेरा होम टाउन है, उरई में एक प्राइम जगह है जहां कोच कस्बे के लिए सड़क जाती है, वहां पे बस स्टैंड है, बड़ा बस स्टैंड है, वहां पे बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है।
रेलवे के बाहर मार्केट बन रहा है, वो शने शने अब एलोकेशन हो रहा है, क्योंकि बस स्टॉप एक ऐसी जगह है जहां पे हमेशा चहल पहल रहती है। तो अगर शहर के भी किसी व्यक्ति को रात में दवाई की जरूरत है, खाने के सामान की जरूरत है, किसी और चीज, तो वो वहां जा सकता है। तो आपको सोचना वैसे होगा, सेंस ऑफ ओनरशिप वैसी लानी पड़ेगी कि बस चलानी है, नहीं चलानी है, किस रूट पे चलानी है, कितनी चलानी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सुझाव दे रहा हूँ कि नहीं सरकार बसें चलाए ही और प्राइवेट को नहीं करे, रेगुलेशन में रहना पड़ेगा, पर जो आपका है उतनी तो दुरुस्त चलाओ, और बकाया वाला तो बड़ा मसला है जी। और उत्तर प्रदेश में तो सबसे बड़ी उपलब्धि परिवहन विभाग की यही हो गई है कि वो कहते हैं कि हम फायदे में, इसी में खुश है। स्वतंत्र देव सिंह इससे पहले परिवहन मंत्री जिसमें प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी ये कहते थे कि फायदे में ले आए मैं परिवहन विभाग को। अशोक कटारिया भी यही क्लेम करके खुश हैं और ये कहते हैं बाद में कि मुझे शर्म आती है। अरे आपको शर्म आ रही है, अगर आपको इतना ही आपसे नहीं समझना तो आपको छोड़ देना चाहिए, कोई और विभाग ज्वाइन करना चाहिए, कुछ और करना चाहिए। पर शर्म आ रही है कि अगर उत्तर प्रदेश को आप छोटे राज्यों में बांटते, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि और ये बड़ा एक अलग डिबेट हो सकता है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। क्या अगर उत्तर प्रदेश या किसी भी बड़े राज्यों को आप छोटे छोटे राज्यों में बांटते तो क्या वुड इट बी अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन? क्या आपको लगता है उसमें ये जो कई मसले आप उठा रहे हैं, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश को क्या अगर अलग राज्य होता, अगर बुंदेलखंड अलग राज्य होता, तो क्या आपको लगता है ये एक दिन तो इस पर तो बातचीत तो करनी पड़ेगी, बट डू यू थिंक एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी बेटर? ये मेरा सवाल है। आज मैं गोवा को देखता हूं, फॉर ऑल इट्स फॉल्ट्स, गोवा में शायद अगर गोवा महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट होती तो शायद इट वुड नॉट हैव द सेम capacity to administer as much it is as a small state. ये बस मेरा स्वप्न है। इंडिया is such a large country, we need smaller decentralized administration. इसमें तो आप पढ़ेंगे नहीं, ये बड़ा मुश्किल का सवाल है। उत्तर प्रदेश को अगर कल कहें लोग कि 5-6 राज्यों में बनाइए। नहीं, देखिए मैं छोटे राज्यों का हिमायती हूं और हमारी तो पुरानी मांग है बुंदेलखंड राज्य को लेकर। निखिल जी आप मुस्कुरा रहे हैं, नहीं हमारी मांग है भाई। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है। माइनिंग हमारे यहाँ होती है, स्टोन क्रशिंग हमारे यहाँ होती है, सिंचाई के साधन हमारे यहाँ सबसे कम है, अशिक्षा हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है ना। तो भाई अब कोई ध्यान नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि हम एक बड़ी पॉलिटिकल पावर नहीं है, हमारे यहाँ जनसंख्या का घनत्व उतना ज्यादा नहीं है, विषम भौगोलिक परिस्थिति है, तो ध्यान तो इस पे देना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से तो ये बिल्कुल होता ही है कि या तो देखिए, लेकिन इसमें एक कैविएट ये भी है कि सिर्फ छोटे राज्य बनाने भर से समाधान नहीं, अंततः तो बात वहीं आ जाएगी, चाहे छोटा राज्य हो चाहे बड़ा राज्य हो, कि आपका पॉलिसी फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, लोकल नीड्स को कितना आप एक्कोमोडेट कर रहे हैं। चलिए, लंबी बातचीत हो गई है, अब इस बातचीत को खत्म किया जाए। राजदीप जी आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ जी आपका भी धन्यवाद, आप अपना आओजो जी, गुजराती में आओजो कहते हैं। अच्छा जी, बड़ा अच्छा शब्द है। आज राजदीप अतिरिक्त जोर दे रहे हैं अपने गुजराती क्रेडेंशियल्स पे, बढ़िया है। बिल्कुल। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को हैप्पी बर्थडे भी बोलना चाहता हूँ। 71 साल के हो गए हैं, हमारे गुजरात से आते हैं, तो मोदी जी को भी हैप्पी बर्थडे। और मोदी जी नमस्कार, आओजो।